अम्बेडकर साहब का एक कहना कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए, तभी लोग शिक्षित होंगे। देखिए, गरीब संपर्क संकल्प यात्रा सफल नहीं सफलतम में से है और हर जगह इसी प्रकार के लोग, गरीब लोग आते हैं और अपनी बात को सुनते हैं, सुनाते हैं। और देखिए, गरीब की बात सब लोग करता है, लेकिन गरीब उन्मूलन के संबंध में जो बारीकियां हैं, उस बारीकी को कोई नहीं अपना रहा है, जिसके चलते आज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज गरीबी और अमीरी की खाई बहुत काफ़ी चौड़ी है, गहरी है और इसको पैचअप करने की आवश्यकता है। शिक्षा में भी जैसा हम कहा करते हैं कि कहाँ जनरल एजुकेशन 80% साक्षर लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग 30%। तो निश्चित है कि काफ़ी खाई है 70, 80 और 30। तो इसको पूरा करने की ज़रूरत है और ये कब होगा कि जब इनका अम्बेडकर साहब का एक कहना कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए, तभी लोग शिक्षित होंगे। तो जब शिक्षित होंगे तो निश्चित है कि विकास होगा। इसका उदाहरण हम अपने से देते हैं। किसी प्रकार से हम लोग पढ़ लिख गए तो आज हम लोग इस मुकाम पर हैं। उसी प्रकार से कुछ छिटपुट लोग पढ़ लिख रहे हैं तो भी अब अच्छे दिख रहे हैं। तो उसी तरह से सबको पढ़ने की ज़रूरत है। बड़े लोग जो अमीर लोग हैं, हम बड़े में जात की बात नहीं करते हैं। हम प्रायः यही मानते हैं कि दुनिया में दो ही जात है, एक गरीब की और एक अमीर की। तो जो गरीब लोग हैं उसकी दशा दिशा चाहे जिस जात जिस कौम का हो एक ही होता है, जिसके चलते उनकी हालत ख़राब है। तो वैसी परिस्थिति में शिक्षा बड़ी चीज़ है। शिक्षा अगर लोग को अच्छी मिल जाए, समान शिक्षा मिल जाए तो सबकी स्थिति अच्छी होगी, जैसा दूसरे देशों में भी हो रहा है। तो इसका जोड़ हम लोग विशेष। लोकसभा जैसे सर पे आ चुका है सर इलेक्शन, तो क्या एनडीए में सीट शेयरिंग के लिए आपसे बात हुई है कि क्या कितने सीट पे आप लड़ेंगे? हम कितने सीट पे लड़ेंगे सर? देखिए, हम लोग एनडीए में आए हैं या कहीं भी जाते हैं, अनकंडीशनल हम लोग समर्थन देते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का हम लोग कायल हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हर दृष्टिकोण से बढ़ रहा है। अब रही बात चुनाव लड़ने का, तो एनडीए की बैठक हर मास के बाद होगी, आपस में बातचीत होगी और तय होगा कि कौन कहाँ से सीट लड़ेगा, कौन कहाँ से जीतने लायक है। ये देखकर दिया जाएगा। हमारा कोई कंडीशन नहीं है, कोई मांग नहीं। सर एक और सवाल है सर कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के लिए गया सीट सुरक्षित माना जाए या नहीं सर? क्योंकि बार बार सवाल ये उठ रहा है सर कि सीट कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया है। देखिए, तो कैसे हम गया सहित अनेकों सीट पर हम अपना चुनावी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लड़ेंगे तो हम वोट मांगेंगे या हमको मिलेगा। अगर हमारे लोग लड़ेंगे तो उनको वोट दिलाएंगे। इसलिए गया का सीट जिसको कहा जा रहा है, हम मन में मान के चलते हैं कि अगर हमको मिलेगा तो हम अच्छा रहेंगे, अच्छा करेंगे। और सब दिन से गया का सेवा हम लोग किया है, तो इस नाते भी गया का सीट हमको मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये तभी संभव है जब एनडीए की बैठक होगी। एनडीए में ये तय हो जाएगा कि हाँ किसको कहाँ सीट मिलेगी। इसलिए हम उसको कोई परमानेंट नहीं कर सकते। जब तक तय नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। बयान ऐसा सर आपका के पाठक को लेकर आपने तारीफ किया था कि वो काम अच्छा कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, तो क्या कहना है कि सर क्योंकि टाइमिंग को भी 5 बजे तक किया गया है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों में इस तरह की नाराज़गी भी देखी जा रही है? देखिए, नाराज़गी होना एक अलग बात है। कोई भी सरकार है, सरकारी सेवक है, वो सपोज किया जाता है कि 24 घंटा वो सरकारी सेवा में। ठीक है, पहले आप 10 बजे से 4 बजे तक रहते, कारण पढ़ाई की स्थिति क्या थी सब लोग जानते हैं। और आज पढ़ाई की स्थिति ठीक करनी है तो थोड़ा सा अवधि अगर बढ़ा दी गई है तो इसमें रंजिश नहीं होना चाहिए, सेवा भाव से काम करना चाहिए। और हम इस लाइक इसलिए करते हैं कि जितना, जैसा हमने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक नीति है कि दुनिया में दो ही जात जानती हो पार्टी, एक अमीर की एक गरीब की। तो सरकारी विद्यालयों में प्रायः गरीब के बच्चे पढ़ते हैं
और गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर शैक्षणिक माहौल ठीक नहीं रहेगा तो आज 76 वर्ष में आज गरीबों की स्थिति जो है पढ़ाई लिखाई की पूरी स्थिति बनी रहेगी। तो इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि पढ़ाई लिखाई को ठीक किया जाए और उस माने में के पाठक प्रयास कर रहे हैं। तो उसको हम समझते हैं थोड़ा जो अच्छी दवा होती है बुखार की वो कड़वी होती है, तो कड़वी दवा लेने से फ़ायदा होता है, उसे घबराना नहीं चाहिए। आखिरी सवाल था शराबबंदी पर कि क्या आपने जो अभी भी कही भाषण में, तो क्या ये आपके सरकार आने के बाद बिल्कुल इस पर पाबंदी हट जाएगी? मैं एकदम कहता हूँ हम लोग सब लोग मिल करके शराबबंदी का समर्थन किया, शराबबंदी का समर्थन किया। आज भी हम समझते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जितना कुकर्म हो रहा है, सरकारी मुलाजमों को जिस प्रकार से इंस्टिगेट करके गरीबों को सताया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आज सवाल है कि शराब कहीं कहीं आवश्यक है। हमारे मिलिट्री मैन हैं, हमारे बाहर में काम करते हैं, -point समथिंग में वो काम करते हैं, रिटायर हो गए हैं, वो बिहार में आवेंगे रहेंगे अपना घर पर, बिना शराब तो रहेंगे क्या? उनको शराब चाहिए। इस प्रकार से गुजरात में है परमिट सिस्टम, उस तरह से कर दे कि जिसको जो ज़रूरत है उसको शराब मिले, वो सिस्टम हो। अभी गिफ्ट ना फ्री रहेगी, इसलिए कि बाहर के लोग आएंगे पिएंगे अपना काम करेंगे। आज बिहार में भी जैसे बोध गया है, आज शराबबंदी का कारण है कि बोध गया का पर्यटन में जो राशि आती थी वो कम गई है। सब लोग बनारस चल जाते हैं, कलकत्ता चल जाते हैं, हजारीबाग चल जाते हैं, यहाँ सिर्फ दिन में आते हैं और चले जाते हैं। आज तो कहने का मतलब है कि अगर शराब पी करके कोई गुंडागर्दी करे उसको रोकिए आप। शराब पी करके सार्वजनिक जगह में कोई बदमाशी करे, अपने पत्नी को मारे, अस्पताल में जाए, स्कूल में जाए, तो उसको काम कीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि शराब एकदम बंद कर दीजिएगा, तो उससे आज हम समझते हैं 50,000 करोड़ रुपया सरकार को घाटा है। और दूसरी ओर पब्लिक को जो पहले शराब 100 रुपया और 50 रुपये में मिल जाती थी, आज 500 रुपया और 1000 रुपये में मिलती है, तो उनको भी पॉकेट से पैसा ज़्यादा लग रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि शराब बनाने की प्रक्रिया जो चोरी छिपे लोग करते हैं, 2 घंटा में बना देते हैं, जिसमें नौशादर है, यूरिया